नमस्कार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय। विषय हिंदी, कक्षा में तृतीय सेमेस्टर, द्वितीय प्रश्न पत्र। पत्र का शीर्षक छायावादोत्तर काव्य, छायावादोत्तर प्रतिनिधि कवि और कविताएं। व्याख्यान विषय मुक्तिबोध की कविता और पक्षधरता के पक्ष। विचार बिंदु मुक्तिबोध के निर्माण में विचारों की भूमिका, आज़ादी के बाद की हिंदी कविता और मुक्तिबोध की उल्लेखनीय कविताएं, मुक्तिबोध के बिंब और फैंटेसी। माधव मुक्तिबोध स्वाधीनता के बाद के ऐसे कवि हैं जिनके बिना आधुनिक हिंदी कविता का कोई कैनवास नहीं बन सकता। पिछले 50 सालों के राजनीतिक सांस्कृतिक पहलुओं पर जिस कलात्मक विवेक की बार बार याद आई और जिस कवि की प्रासंगिकता हिंदी संसार में नए सिरे से उभरी, उनमें मुक्तिबोध का नाम सर्वोपरि है। हिंदी काव्य परिदृश्य में मुक्तिबोध का उदय उल्कापिंड की तरह हुआ। उनके समकालीन शमशेर बहादुर सिंह ने चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका में बिल्कुल ठीक लिखा। एकाएक क्यों सन 64 के मध्य में गजानन माधव मुक्तिबोध विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो उठे? क्यों धर्मयुग, ज्ञानोदय, लहर, नवभारत टाइम्स, प्रायः सभी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक उनका परिचय पाठकों को देने लगे और दिल्ली की साहित्यिक हिंदी दुनिया में एक नई हलचल सी आ गई? इसलिए कि गजानन माधव मुक्तिबोध एकाएक हिंदी संसार की एक घटना बन गए। कुछ ऐसी घटना जिसकी ओर से आंख मूंद लेना असंभव था। उनकी एकनिष्ठ तपस्या और संघर्ष, उनकी अटूट सच्चाई, उनका पूरा जीवन सभी एक साथ हमारी भावना के केंद्रीय मंच पर सामने आ गए और हमने अब उनके कवि और विचारक को एक नई आश्चर्य दृष्टि से देखा। ऐसा उनके साथी शमशेर ने मुक्तिबोध के बारे में कहा। मुक्तिबोध का पूरा जीवन भयानक अंतर्द्वंद या ऊहापोह में बीता। वे उम्र भर परस्पर विरोधी स्थितियों से जूझते रहे। एकल परिवार बनाम संयुक्त परिवार, व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन, विचारधारा बनाम कर्म, मानवीय आज़ादी बनाम नौकरी के प्रतिबंध, प्रचंड रचनात्मकता बनाम प्रकाशन आदि उनके विरुद्ध ऐसे थे जिनसे सामंजस्य बिठाना उनके लिए बेहद कठिन था। पर वे एक योद्धा की तरह अपना पक्ष तय करते रहे। इस अंतर्द्वंद के लगातार तनाव के कारण उनके स्नायुमंडल ने जवाब दे दिया और वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में कोमा में चले गए। विडंबना यह कि उनका कोई काव्य संग्रह जीते जी प्रकाशित नहीं हो पाया। उनके निधन के 13वें दिन उनका पहला संग्रह छपा, चांद का मुंह टेढ़ा है। जैसे निराला के अनामिका संग्रह ने हिंदी के काव्य परिदृश्य को बदल डाला, वैसे ही मुक्तिबोध के चांद का मुंह टेढ़ा है ने हिंदी काव्य परिदृश्य को रूपांतर के लिए तैयार किया। अपने निधन के 6 साल पहले अनन्य सखा नेमिचंद जैन को मुक्तिबोध ने पत्र लिखा था। नेमी बाबू, मेरी कहानी बड़ी उदास है, कहने से क्या लाभ, लेकिन फिलहाल मेरी स्थिति निराशाजनक नहीं है। यह सोचकर कि आप तथा अन्य मित्र मेरे बारे में सोचते रहते हैं, मैं आत्मविश्वास, स्नेह और तेजस से भर उठता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा भी मूल्य है, महत्व है और उपयोगी क्षमता है। मैं जिंदगी से पेंशन नहीं ले सकता, शायद कभी नहीं। इस कथन के साक्ष्य उनकी रचनाओं में पुरनूर एहसास के साथ नजर आते हैं। अपनी एक कविता में वे कहते हैं, दुनिया से लड़ झगड़ कर, ज़माने से जिरह कर, दुनिया से लड़ झगड़ कर, ज़माने से जिरह कर, मनुष्य बने रहने की ताकत आ जाती है। भग से उड़ जाते हैं भभक कर अपने आप, गलत ख्याल, मिथ्या स्वप्न, भग से उड़ जाते हैं
भवक कर अपने आप, गलत ख्याल, मिथ्या स्वप्न। कहने की आवश्यकता नहीं कि मुक्तिबोध की कविताएं मनुष्य बने रहने की जद्दोजहद है, दुनिया की तमाम विद्रूपताओं एवं बद्धेपन से जूझती हैं। आधुनिक कविता जिस आम आदमी की उपस्थिति के एहसास से अपने शिल्प का ताना बाना बुनती है, मुक्तिबोध का रचना संसार उसके विस्फोटक रूप का प्रतीक है। उन्होंने अपने एक निबंध मेरी माँ ने मुझे प्रेमचंद का भक्त बनाया में कहा है, मेरी प्यारी श्रद्धास्पद माँ यह कभी न जान सकी कि वह किशोर हृदय में किस भीषण क्रांति का बीज बो रही है, कि वह भावात्मक क्रांति अपने पुत्र को किस उचित अनुचित मार्ग पर ले जाएगी, कि वह किस प्रकार अवसरवादी दुनिया के गणित से पुत्र को वंचित रखकर उसकी परिस्थिति सामंजस्य को असंभव बना देगी। मुक्तिबोध ताउम्र दुनिया के तथाकथित गणित से सामंजस्य नहीं बैठा पाए। यथास्थितिवाद से चिढ़ थी और वे एक विराट सौंदर्य बोध की तलाश में रहे। इस सौंदर्य बोध के लिए वे सभ्यता समीक्षा प्रस्तावित करते हैं। सभ्यता समीक्षा यानी पूंजीवादी सभ्यता समीक्षा या शोषित पीड़ित जनता की पक्षधरता एवं उनके दुश्मनों की खबर। उन्हें मानवता के दुश्मनों की साजिश की खबर है, इसलिए उन्हें भयानक खबरों का कवि कहा गया। इस भयानक खबर के पीछे मूल चिंता है शोषण मुक्त समाज की पक्षधरता। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे। मुक्तिबोध जिस समाज की सच्चाइयों से जूझ रहे थे, वह तेजी से बाजार की संस्कृति की ओर बढ़ रहा था। बाजार के पीछे अपराधियों का संयुक्त गिरोह था, जो अवसरवादी और भयानक अमानवीय सत्ता से बना था। लेकिन वे उस समाज को चेतावनी देते हुए कहते हैं, याद रखो, कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ ही। मुक्ति की इस तलाश में हर जगह हुए आदमी की एक गंभीर भूमिका है। मुक्तिबोध कहते हैं, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती, व मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने। सब सच्चे लगते हैं, अजीब सी अकुलाहट दिल में उतरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। मुक्तिबोध को आत्ममंथन का कवि कहा गया है। जीवन और समाज के भयंकर अंधकार से समझौता की जगह संघर्ष उन्हें प्रिय था। बुद्धिजीवी वर्ग की कर्महीनता और स्वार्थपरता की जगह संघर्ष उन्हें प्रिय था। बुद्धिजीवी वर्ग की कर्महीनता और स्वार्थपरता पर अपनी बेबाक टिप्पणी से उनकी कविताओं की ज़मीन तैयार हुई और उसी से जुड़ी है उनकी पीड़ा। मैं खिन्न हूँ, विष से अप्रसन्न हूँ, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए। पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए। अंधेरे में मुक्तिबोध की अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। आरंभ में इस कविता का शीर्षक था आशंका के द्वीप अंधेरे में। कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्हें भयानक खबर की आशंका थी, जन विरोधी जनतंत्र की आशंका। नामवर सिंह जैसे आलोचक का मानना है कि अंधेरे में अस्मिता की खोज की कविता है। यह अद्भुत रचना रोमानी होते हुए भी अत्यधिक यथार्थवादी एवं मनीषा की सर्जनात्मक उपलब्धि है। यह हिंदी रचना संसार को मुक्तिबोध की विशिष्ट देन है। शमशेर बहादुर सिंह ने बिल्कुल सटीक कहा है, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। आत्मसंघर्ष और अपने समय के नग्न यथार्थ के मुठभेड़ के नज़रिए से यह आधुनिक हिंदी कविता संसार की कदाचित सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कही जा सकती है। बुद्धिजीवी वर्ग और सत्ता के कुत्सित गठजोड़ की सच्चाई उजागर करने के लिहाज से भी यह कविता उल्लेखनीय है। आज़ादी के लगभग 1.5 दशक बाद लिखी इस कविता की पृष्ठभूमि में आज़ादी के सपनों के बिखरने की त्रासदी, बेरोजगारी का नासूर, उद्योग धंधों का अभाव और शासन से जनता का मोहभंग
वाम दलों का विभाजन आदि अनेक अवसाद भरे मंजरों का दौर था। इस दौर में मुक्तिबोध का सवाल था, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? वे जनता के राजनीतिक कवि के रूप में अंधेरे में कविता में कतिपय ऐसे ही सवालों से हमें रूबरू कराते हैं। इस कविता का स्थापत्य गाथा की सृष्टि करता है, जिसमें अंधेरे के खिलाफ रोशनी की लड़ाई है। मुक्तिबोध कहते हैं, इसलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा। इसलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र व हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनैतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति खोजता हूँ पठार, पहाड़, समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। भूल गलती और ब्रह्म राक्षस उनकी बहुत उल्लेखनीय कविताएं हैं, जिनमें बुद्धिजीवी वर्ग की ट्रेजेडी अभिव्यक्त हुई है। भूल गलती कविता की फैंटेसी की ज़मीन मध्य युग है, पर कविता का अभिप्रेत है बुद्धिजीवी वर्ग की सच्चाई का भाष्य। कहना न होगा, यह मुक्तिबोध का कदाचित सर्वाधिक प्रिय विषय है। कविता का स्थापत्य इस लिहाज से भी उल्लेखनीय है कि इसमें मुक्तिबोध ने खूब अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ यह स्पष्ट कर लेना ज़रूरी है कि अपने समय के इन बौद्धिकों की ऐसी स्थिति नहीं थी। दरअसल मध्यकालीन नवजागरण के बौद्धिकों अल गजाली, इब्न सिन्ना, अल बरूनी के माध्यम से कृतदास बौद्धिकों का खुलासा वह आईना है जिसमें हमारे अपने समय के बुद्धिजीवियों का अक्स नज़र आता है। इस अर्थ में कविता सार्वकालिक होने का एहसास कराती है, पर बुद्धिजीवी जहाँ पनाह यानी शासक के सामने सर झुकाए हाथ बांधे गुलामों की तरह खड़े हैं। इस भूल गलती का सिरा हमारे समय के उन बौद्धिकों से जुड़ता है जो जिरह बख्तर पहनकर दिल के तख्त पर आसीन हैं। ईमान कैदी है, उसे ज़िंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर है। यदि बौद्धिक रूपांतरण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निर्धारित नहीं करता तो अपने ईमान के साथ गद्दारी करता। आधुनिक भारतीय बुद्धिजीवियों ने अपनी ऐतिहासिक भूमिका ठीक से नहीं निभाई। इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ी। मेरी आपकी कमज़ोरियों के स्याह लोहे का ज़िरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आलिजाह, वो आँखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियाँ दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर। हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में। यह बात और है कि मुक्तिबोध का मार्क्सवादी आशावाद कहता है कि इतिहास के प्रवाह के विरुद्ध खड़ी चेतना दीर्घजीवी नहीं हो सकती। कविता इसी आशावाद पर ख़त्म होती है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। शिक्षित वर्ग का जन विरोधी हो जाना मुक्तिबोध को सबसे ज़्यादा खलता था। यही कारण है कि उनकी अनेक कविताओं में इस पीड़ा की अनगूंज व्याप्ति हुई नजर आती है। उन्होंने अपने गद्य में भी यह चिंता जाहिर की। एक स्थान पर वे कहते हैं, एक ओर बढ़ रहा है शिक्षित वर्ग में जन घृणा का जहर, वातावरण में यह जहर धंसा जा रहा है, घर में, व्यक्ति के मन प्राण में। दूसरी ओर महाजनी सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता की अराजकता के दबाव में नामी गिरामी लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, नौकरशाह रिश्वतखोरी करता है, व्यापारी शोषण और व्यभिचार करते हैं और सत्ता में बैठा नेता मंत्री जनता को धोखा देने का षड्यंत्र रचता है। शिक्षा संस्कृति की लीपापोती इसी वर्ग के हाथों हो रही है। मुक्तिबोध की कविताएं हमारे वक्त का कच्चा चिट्ठा खोलने में अपना सानी नहीं रखती। उनकी कविताओं पर दुरूहता का आरोप लगाया जाता है, पर वे दुरूह हैं नहीं। यह ज़रूर है कि उनकी कविताएं गंभीर भाष्य की मांग करती हैं। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं, मुक्तिबोध की कविता को किसी राजदा की बातों की तरह संभल कर, सोच कर, बल्कि कभी कभी
दोहरा कर पढ़ना चाहिए। मुक्तिबोध की कविताएं हमारे समय के अंधेरों का सर्वाधिक प्रामाणिक बयान प्रस्तुत करती हैं और हमारी तंग दिली को बेनकाब कर रोशन ख्यालों और कर्मों की दुनिया का हमसफ़र बनने का आह्वान करती है। धन्यवाद। कुछ किताबें ऐसी हैं जो मुक्तिबोध के बारे में हमारी समझ बेहतर बनाती हैं। इस व्याख्यान के सिलसिले में उनका उपयोग किया गया। उनमें चांद का मुंह टेढ़ा है भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित हुआ 1981 में। शमशेर बहादुर सिंह ने इस किताब की भूमिका लिखी है। मुक्तिबोध रचनावली भाग 6, भाग 2, भाग 5, भाग 2 ली गई है राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित मुक्तिबोध रचनावली। संपादक नेमिचंद्र जैन हैं। 1985 में इसका प्रकाशन हुआ था। इन किताबों और आलोचकों की सहायता से यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। धन्यवाद।